Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 12, that is balance of payment. So let's get started. In last lecture we discussed about the topic that is what is balance of payment, कि balance of payment क्या होता है, वो हमने बहुत डिटेलिंग में डिस्कस किया था. देन हमने अकाउंट देखा था BOP अकाउंट, जिसमें क्रेडिट आइटम्स एंड डेबिट आइटम्स हमने दो पार्ट्स देखे थे इसके, एंड जिसमें हमने करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट डिस्कस किया था. नेक्स्ट हमने आइटम्स देखे थे कैपिटल अकाउंट में, मीन्स BOP में हमारे कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे वो हमने पूरा डिटेलिंग में डिस्कस किया. नेक्स्ट BOT हमने देखा, BOT क्या होता है. देन हमने सरप्लस BOT, इक्विलिब्रियम BOT एंड डेफिसिट BOT पूरा डिस्कस किया था. नेक्स्ट फिर हमने BOT एंड BOP के बीच में डिफरेंशिएट देखे थे. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP. कि व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP. दैट मीन्स कि करंट अकाउंट ऑफ BOP में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स. दैट मीन्स कि करंट अकाउंट हमारा कौन से आइटम से मिलाकर पूरा एक करंट अकाउंट बनेगा, जिसमें सिर्फ क्या होंगी, करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स ही इंक्लूड होंगी. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था करंट अकाउंट कौन सी होती है. करंट अकाउंट में करंट ट्रांजेक्शन्स आएंगी, और करंट ट्रांजेक्शन्स कौन सी होंगी, एंड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आएंगी, वो ट्रांजेक्शन्स कौन सी होंगी. एक बार हम फिर से देख लेते हैं करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी. यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन्स होंगी जो कि हमारी एसेट्स एंड मीन्स जो कि कंट्री की एसेट्स एंड लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती. तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स ना तो कोई एसेट्स पर इफेक्ट डाल रही हो, ना ही कोई लायबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही हो. तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हमने कौन सी अकाउंट में इंक्लूड होंगी, करंट अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स जाएंगी, कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स जाएंगी जो कि कंट्री की एसेट्स या फिर लायबिलिटी पर इम्पैक्ट डाल रही है. ऐसी ट्रांजेक्शन्स किस में जाएंगी, हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, जिनको हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, फिर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं. तो वही चीज़ हमें डिस्कस करनी है आज कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट BOP की करंट अकाउंट ऑफ BOP में क्या क्या आइटम्स मीन्स क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं. तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. ये इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है हमारा BOP का. यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ओनली यहाँ पर भी गुड्स की बात करें, जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स का, वो सब हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, BOP अकाउंट में. क्यों, क्योंकि ये ना तो करंट, यहाँ ना तो लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट डाल रही है, ना ही कोई एसेट्स पर इफेक्ट डाल रही है. मीन्स जो भी ट्रेडिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ गुड्स के टर्म्स में हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो कौन से अकाउंट में जाएंगी, हमारी कौन से अकाउंट में इंक्लूड होंगी, करंट अकाउंट में. इनको हम विजिबल आइटम्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट होगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है BOP अकाउंट का. और BOP अकाउंट में कौन से पार्ट का, करंट अकाउंट के पार्ट का. जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगी, जो भी ट्रेडिंग होगी सर्विसेज की, जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होगी सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल आइटम्स भी बोलते हैं, वो भी हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट ऑफ BOP में जाएगा. ये भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है BOP का. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स. जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड हो रही है बाय रेजिडेंट्स, मतलब कोई भी बाहर के फॉरेनर से, वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम हमारी कंट्री को रिसीव हो रही, मीन्स इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, वो किस साइड आएगा, हमारा क्रेडिट साइड आएगा. तो जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हो रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम हम बाहर पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का, वो डेबिट साइड इंक्लूड होगा. तो इन्वेस्टमेंट इनकम अगर रिसीव हो रही है या फिर पेड हो रही है, वो भी हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा. ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है BOP अकाउंट का, BOP में करंट अकाउंट का. क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सारी मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर BOP अकाउंट में सिर्फ हम मॉनेटरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही इंक्लूड करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड हो रही है, फिर पेड हो रही है, वो भी हमारा कौन सा अकाउंट के पार्ट है, करंट अकाउंट का. नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर. यूनिलेटरल ट्रांसफर मैंने बताया था क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं. यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव्ड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर पेड, या तो यूनिलेटरल ट्रांसफर हम रिसीव करें, इसको हम करंट ट्रांसफर्स भी बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को. अगर हम रिसीव कर रहे हैं या फिर हम पे कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो कौन सी साइड आएगा, हमारा क्रेडिट साइड आएगा, इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आएगा क्या क्या, हमारा कुछ गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस बाय द रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स जो भी हमारे NRI से जो भी रेमिटेंसेस आ रहे हैं, तो ये सब हमारा किस चीज़ में जाएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में. और ये जो कंपोनेंट है किसका कंपोनेंट है, हमारा करंट अकाउंट का कंपोनेंट है. क्योंकि यहाँ पर भी ना तो कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये पार्ट भी हमारा किसका है, करंट अकाउंट का. तो दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ BOP. करंट अकाउंट ऑफ BOP में हमारे ये आइटम्स इंक्लूड होते हैं.
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड और पेड, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये सब कौन से अकाउंट में जाएगा हमारा? करंट अकाउंट ऑफ बीयूपी में। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीयूपी। अब हमने देखा था एक तो होता है करंट अकाउंट और नेक्स्ट हमारा था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? उस अकाउंट में ये वो अकाउंट होता है जहाँ पर रिसिप्ट्स और पेमेंट्स जो होती हैं हमारी, जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होती हैं वो हमारी किस पर इफेक्ट डालती हैं? एसेट्स और लायबिलिटी पर जो इफेक्ट डालती है, जो भी ट्रांजेक्शन्स एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही है वो ट्रांजेक्शन हमारी कौन से अकाउंट में इंक्लूड होंगी? कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होंगी। इसमें जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन आती है दैट इज प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बीओपी। प्राइवेट ट्रांजेक्शन, जो भी प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स है, those transactions which affect assets और liability of the by the individual business, means जो भी प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस के थ्रू ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं जो कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही है, कंट्री की एसेट्स एंड लाइबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही है, तो वो ट्रांजेक्शन्स किस में इंक्लूड होंगी? हमारी कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बीओपी। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स में क्या होगा? दोज ट्रांजेक्शन विच इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी बाय द गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज। मीन्स कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है गवर्नमेंट और फिर उसकी एजेंसीज के थ्रू जो कि हमारी कंट्री के एसेट्स एंड लायबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही है, तो वो हमारी कौन सी किस पार्ट में आएंगी? ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स होंगी। वो हमारी कौन से अकाउंट में जाएंगी? कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि ये हमारी कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट मीन्स परचेजिंग एन एसेट्स और एसेट्स एंड एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बोल देंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मतलब क्या है कि सपोज हमारी कंट्री ने, मीन्स इंडिया और ये हो गया यूएसए ने डायरेक्टली जाकर यहाँ पर एफडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, एफडीआई करिए, मतलब पूरे के पूरे शेयर अक्वायर करें। मीन्स हमारी जैसे लिखा परचेजिंग एन एसेट्स एंड एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट, कि वहाँ पर जैसे सपोज इंडिया की कंपनी थी उसको पूरा एक्वायर करें या फिर डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी कोई कंपनी सेटअप करिए यूएसए ने, तो वो क्या होगा? हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, मतलब पूरा का पूरा शेयर वहाँ पर उनका ही है, यूएसए का शेयर है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इट मीन्स परचेजिंग एन एसेट्स, एसेट्स परचेज करिए एंड कंट्रोल करा, एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ इट, या फिर हमारी कोई एसेट्स थी वो पूरी की पूरी एक्वायर कर लिया यूएसए ने और उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है, तो वो क्या हो गया? हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। नेक्स्ट होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर इसको एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इट मीन्स एक्वायरिंग एन एसेट्स बट हैविंग नो कंट्रोल ओवर इट। मीन्स यूएसए ने इंडिया की कुछ एसेट्स पर मतलब कुछ एसेट्स एक्वायर तो कर ली है लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल इस पर नहीं है। मीन्स कुछ परसेंट ऑफ शेयर्स परचेज करें, सपोज 49% शेयर्स, अगर 50% शेयर हो जाएंगे तो वो पूरा कंट्रोल हो जाएगा, मीन्स 50-50 हो जाएगा। तो 40% शेयर्स उसने एक्वायर कर लिए, तो इसका मतलब क्या है कि यूएसए ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करी है कि शेयर्स तो एक्वायर करे हैं, मीन्स एसेट्स तो परचेज करिए, एसेट्स एक्वायर करिए, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर यूएसए का, तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि परचेजेस ऑफ शेयर्स, कि यूएसए ने कुछ शेयर्स खरीद लिए हमारी कंट्रीज़ की कंपनी के, तो वो क्या हो गया? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? यूएसए ने पूरा का पूरा मतलब पूरी कंपनी आधा एक्वायर कर ली, उसके ऊपर अपना ही कंट्रोल है, या फिर डायरेक्टली आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो किस में आएगा? हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें हो क्या रहा है? या तो हमारी एसेट्स यहाँ पर रिड्यूस हो रही हैं या फिर एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसमें मीन्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमारी एसेट्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स की जा रही है जो कि हमारे एसेट्स पर इम्पैक्ट डाल रही है, तो वो कौन सी साइड आएंगी? हमारी कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में इंक्लूड होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें कुछ और भी कॉम्पोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बोरिंग्स हमने देखा था। अगर हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करा है तो मीन्स हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन हम बोरो कर रहे हैं तो मीन्स हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो मीन्स इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो होएगा तो वो कौन सा साइड आएगा? हमारा क्रेडिट साइड इंक्लूड होगा। तो हमने देखा जब हमने बोरिंग करी थी तो लाइबिलिटी तो क्रिएट हुई,
लेकिन इनफ्लो हुआ, और इनफ्लो हुआ ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड इंक्लूड होएगा। तो ये भी क्या है हमारा कंपोनेंट हो गया किसका, बीओपी का। बोरिंग्स इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बीओपी। और हमारे कुछ और कंपोनेंट्स आएंगे इसमें, जैसे कि एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स मीन्स एनआरआई कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। जो भी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है वो हमारी कंट्री में कुछ भी डिपॉजिट्स कर रहे हैं, अपनी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन से किस चीज़ का कंपोनेंट माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट का ही कंपोनेंट माना जाएगा। मीन्स एनआरआईज जो है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सी साइड मतलब कौन से अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। एक पॉइंट इसमें और आता है, एक तो होता है कि एनआरआई ने अगर डिपॉजिट करा है हमारी इकोनॉमी के अंदर बैंक अकाउंट में, हमारी इकोनॉमी में डिपॉजिट करा है, तो वो किस में आएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। लेकिन अगर एनआरआईज जो हैं वो मनी सेंड कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को जो कि इंडिया में रह रही हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, उनका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, तो वो हमारे कौन सी अकाउंट में आएगा, करंट, वो एक तरीके से करंट ट्रांसफ़र है, फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, तो वो हमारा करंट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। अगर एनआरआई का डिपॉजिट है, एनआरआई ने डिपॉजिट करा है हमारी इकोनॉमी में बैंक्स में, तो वो आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, एक तरीके से हमारी एसेट्स क्रिएट हो रही हैं। और अगर एनआरआई ने मीन्स मनी सेंड करी है अपनी फैमिली को जो कि इंडिया में रह रही है, तो वो क्या है, एक तरीके से उनका करंट ट्रांसफ़र है, तो वो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में आएगा। क्लियर है ये 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट होता है बैंकिंग कैपिटल, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। बैंकिंग कैपिटल मीन्स फॉरेन एसेट्स, कुछ फॉरेन एसेट्स जो होती हैं वो कि कमर्शियल बैंक के पास रखी होती हैं। कोई भी फॉरेन एसेट्स हैं बहुत सारी कमर्शियल बैंक के पास रखी होती है, तो मीन्स वो कमर्शियल बैंक, वो मीन्स हमारी कंट्री की एक तरीके से एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, तो एक तरीके से इन्फ्लो हो रहा है। फॉरेन एसेट्स जो है कमर्शियल बैंक के पास रखी होती है, एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रही है, इन्फ्लो हो रहा है हमारा फॉरेन करेंसी का। तो ये भी क्या है, हमारा एसेट्स क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट का ही कॉम्पोनेंट है, दैट इज बैंकिंग कैपिटल। कि कुछ बैंकिंग कैपिटल्स, कुछ फॉरेन एसेट्स जो कि हमारी बैंक्स के पास रखी होती हैं, तो उससे क्या होता है, एसेट्स क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। कि हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में क्या है कि हमने कुछ मतलब इंडिया ने यूएसए से ट्रेड करा, साथ में उस टाइम पर हमने क्या करा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मतलब उस इमीडिएट पेमेंट, जब ट्रेड करा तो हमने इमीडिएटली पेमेंट नहीं करा, हमने कुछ टाइम बाद उसमें पेमेंट करा। जैसे कि हम इंडिया ने ट्रेड करा था यूएसए से, और इंडिया ने शॉर्ट टाइम ट्रेड क्रेडिट ले लिया, मीन्स इमीडिएट पेमेंट नहीं करा, कुछ टाइम बाद पेमेंट करा, तो इसका मतलब इंडिया के ऊपर क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। तो जब इंडिया उसको बाद में रीपेमेंट करेगी, तो एक तरीके से इंडिया से क्या जाएगा, आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, तो एक तरीके से इसमें क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये भी हमारे कौन सी साइड आएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ और कंपोनेंट्स थे हमारे बीओपी के। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज करंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी का डिफरेंशिएट हम देखते हैं कि करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में होता क्या है, इट इंक्लूड दोज ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी। ये इसमें वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी जो कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, विच इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी, जो इसमें वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी जो कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट डालेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। ये कैपिटल करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हो गए कि इसमें क्या कहें, रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट्स में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम हमारा इंक्लूड होगा करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ एसेट्स, बोरिंग एंड लेंडिंग इन, मीन्स एसेट सेलिंग एंड परचेजिंग की जा रही है, फिर बोरिंग की जा रही है, फिर लेंडिंग की जा रहा है, तो यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगी इसमें कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। जो हमारा करंट अकाउंट ऑफ बीओपी है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये हमने बहुत डिटेलिंग में डिस्कस किया था, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में नेशनल इनकम के। तो अगर आपको ये पॉइंट समझना है तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। एंड जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो कैसा कॉन्सेप्ट है,
स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए हैं बीओपी के, मींस करंट अकाउंट के। इसमें हमारा क्या क्या आएगा, बीओटी एंड बीओआई। इसमें हमारा बीओटी आएगा और बीओआई इंक्लूड होगा। बीओआई मतलब क्या है यहाँ पर एंड बीओटी मतलब क्या है। हमने देखा था बीओटी क्या है, बीओटी में सिर्फ हमारी सिर्फ गुड्स की ट्रेड की जाएगी, ओनली विजिबल आइटम्स की ट्रेड की जाएगी। और बीओआई क्या है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। यहाँ पर हमारे जितने भी इनविजिबल आइटम्स हैं, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये सब जो होंगे ये हमारे बीओआई में इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर करंट अकाउंट के हमारे दो कॉम्पोनेंट्स हो गए, बीओटी एंड बीओआई। कैपिटल अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हो गए, प्राइवेट ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स, डायरेक्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, ये सब होंगे, ये सब कॉम्पोनेंट्स होंगे हमारे किसके, कैपिटल अकाउंट के। क्लियर है कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंशिएट। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज ऑटोनोमस आइटम इन बीओपी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। आज हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड that are undertaken for the profit motive are known as autonomous items in BOP। मैंने बताया था वो ट्रांजेक्शन्स जो BOP अकाउंट में की जा रही हैं और किस चीज़ के लिए की जा रही है, फॉर प्रॉफिट मोटिव। अगर वो ट्रांजेक्शन जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए की जा रही हैं तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी कौन सी होंगी, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। जैसे हमने देखा था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में हमारी ये सारी ट्रांजेक्शन्स की गई थी। तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, हमने देखा यहाँ पर हमारा बैलेंस आकर टोटल रिसिप्शन टोटल पेमेंट का, तो जितनी भी ये सारी ऊपर की ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं ये सब प्रॉफिट मोटिव के लिए थी, तो इसको हमने क्या बोला, ऑटोनोमस आइटम्स बोला। तो ये सब हमारी ऑटोनोमस आइटम्स होंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में की जा रही हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स होंगे हमारे बीओपी में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर बोरिंग्स की जा रही है, लेंडिंग की जा रही है, वो सब हमारा किस में जाएगा, ऑटोनोमस आइटम्स होंगे जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं। और इन आइटम्स का दूसरा नाम क्या होता है, अबव द लाइन आइटम्स। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर हमने कल देखा, नेक्स्ट मतलब लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, इस लाइन से ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की जानी है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो इस लाइन से ऊपर के आइटम्स को हमने क्या बोला था, अब ऑटोनोमस आइटम, और इसी को हम ऑटोनोमस आइटम को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन आइटम्स। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ऑटोनोमस आइटम का अनदर नेम क्या है या फिर ऑटोनोमस आइटम्स होती क्या है। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो 2100 है और टोटल पेमेंट हमारा 2150 मीन्स यहाँ पर बीओपी इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है। मीन्स हमारी पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। तो बीओपी हमारा यहाँ पे कैसे दिख रहा है, डेफिसिट दिख रहा है। तो बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें 50 यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 50 रुपीज़ गवर्नमेंट बोरो कर लेती है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करा, यहाँ तक तो प्रॉफिट मोटिव के लिए ट्रांजेक्शन थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया 50 रुपीज़, जिससे कि हमारा जो बीओपी है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाए, 2150 आ जाए दोनों साइड। तो ये जो गवर्नमेंट बोरो किया गया वो किस वजह से किया गया, बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो बीओपी को इक्विलिब्रियम स्टेट, बीओपी को स्टेबल करने के लिए, फिर बीओपी को इक्विलिब्रियम स्टेट पर लाने के लिए की जाती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं, या फिर उन आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स या फिर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स हम इनको बोलते हैं। और जो कि क्या है हमारे इस लाइन से नीचे हैं तो इनको ही हम क्या बोलेंगे, बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं, दीज रेफर टू ट्रांजेक्शन्स दैट आर अंडरटेकन टू कवर डेफिसिट इन बीओपी। मीन्स ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि हमारे बीओपी जो हमारा डेफिसिट होता है उसको कवर अप करने के लिए ट्रांजेक्शन्स जो की जाती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं या फिर बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने बोरो करा था 50 रुपीज़, किस लिए, जिससे कि हमारा बीओपी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाए। तो इन आइटम्स को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम्स और बिलो द लाइन आइटम्स, क्योंकि वो उस लाइन से नीचे जो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं इसी वजह से हमने इसको क्या बोला, बिलो द लाइन आइटम्स। क्लियर है। तो ये था हमारा पार्ट ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स इन बीओपी। नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कि अब हमने देखा है कि बीओपी में 3 सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। बीओपी या तो हमारा डेफिसिट में होगा, या फिर बीओपी हमारा सरप्लस में होगा, या फिर बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा।
बीओपी डेफिशिट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑटोनोमस पेमेंट एक्सीड ऑटोनोमस रिसिप्ट्स। दैट मीन्स कि आपके पेमेंट्स जो हैं, ऑटोनोमस पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं किससे? ऑटोनोमस रिसिप्ट से। यहाँ पर मैंने ऑटोनोमस वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही ट्रांजेक्शन, उसके बाद क्योंकि हमारा जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है वो तो बीओपी को इक्विलिब्रियम स्टेट पर लेकर आता है। तो यहाँ पर हम ऑटोनोमस आइटम ही है जो कि बीओपी का डेफिशिट या फिर सरप्लस लेकर आएगा। तो यहाँ पर ऑटोनोमस आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो ये वो सिचुएशंस होगी जहाँ पर ऑटोनोमस पेमेंट हमारा ज़्यादा होगा ऑटोनोमस रिसिप्ट से। मीन्स पेमेंट हमें ज़्यादा करना है, इनकम हमारे पास कम आ रही है, तो हमारा एक तरीके से क्या बीओपी डेफिशिट में है। तो बीओपी डेफिशिट कैसे निकलेगा? ऑटोनोमस आइटम माइनस ऑटोनोमस रिसिप्ट्स। नेक्स्ट आता है सरप्लस बीओपी। बीओपी सरप्लस में कब होगा? जब हमारी ऑटोनोमस रिसिप्ट ज़्यादा होंगी और ऑटोनोमस पेमेंट से, तो उस टाइम में हमारा बीओपी कैसा होगा? सरप्लस में होगा। मीन्स पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है और आउटफ्लो कम हो रहा है। तो सरप्लस इन बीओपी कैसे आएगा? ऑटोनोमस रिसिप्ट्स माइनस ऑटोनोमस पेमेंट्स। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम बीओपी कब होगा? जब रिसिप्ट्स इक्वल होंगे किसके? पेमेंट्स की। ऑटोनोमस रिसिप्ट इक्वल टू ऑटोनोमस पेमेंट, उस टाइम पर हमारा बीओपी बिल्कुल स्टेबल होगा, बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। तो ये हमारी थ्री सिचुएशंस थी जब हमारा बीओपी की थ्री सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। सरप्लस होगा या बीओपी या फिर डेफिसिट होगा या फिर इक्विलिब्रियम होगा। मोस्ट ऑफ टाइम जो इंडिया का बीओपी होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम डेफिसिट ही होता है। नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें 3 में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, कि क्या रीजंस हैं जिससे कि हमारा बीओपी जो है, जैसे कि मैंने भी बताया कि बीओपी मोस्ट ऑफ टाइम हमारा कैसा रहता है? डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर रहता है और मेनली हमारा जो बीओपी वो डेफिसिट में ही जाता है। तो क्या रीजंस हैं, किन कॉजेज़ की वजह से बीओपी जो डिसइक्विलिब्रियम में होता है किसी भी कंट्री का, फिर हमारी कंट्री का? तो फर्स्ट जो इसका रीज़न है दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट मीन्स कि इम्बैलेंस होएगा हमारा ट्रेड में। मीन्स इम्बैलेंस होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, तो जिसकी वजह से क्या होता है? बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है। मेनली लार्ज इम्पोर्ट्स कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम। मतलब अगर हमने सपोज यूएसए से हमारा ट्रेड चल रहा है इंडिया का, तो इस ट्रेड में क्या हो रहा है? इम्पोर्ट्स हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं। तो अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, रिसिप्ट्स हमारे पास कम आएंगी। तो इसका वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक फैक्टर एक मतलब सिचुएशन क्रिएट करके जिससे की वजह से हमारा बीओपी कैसा होगा? डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। तो ये वहीं पर यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दिस इज़ जनरली एन इम्बेलेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मेनली किसकी वजह से होता है ये? कि हमने ज़्यादा इम्पोर्ट कर लिया जिससे की वजह से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाता है। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल फैक्टर। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइक फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, किसी कंट्री की फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज हो रही है, या फिर डिस्टर्बेंस इन कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, इम्बैलेंस हो रहा है कंट्री के अंदर, ऑल्सो लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। मीन्स गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से बीओपी हमारा कैसे रहता है? अल्टीमेटली अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, उस कंट्री की इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी, तो उसका अल्टीमेटली किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका बीओपी स्टेटस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पर होगा। कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हमारी कंट्री में कि ये वाली जो कंट्री वो स्टेबल नहीं है, इसकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं, कंट्री की गवर्नमेंट बार बार चेंज होती जा रही है। तो ये अल्टीमेटली ट्रेड पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारा बीओपी कैसा होगा? डिसइक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये किसका रीज़न है? पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ जिसकी वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर जाता है। नेक्स्ट होता है सोशल फैक्टर्स। कुछ सोशल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पर होता है। सोशल फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन फैशंस, ये भी इफेक्ट करता है हमारा बीओपी के मतलब बीओपी पर। ये भी इफेक्ट करता है, हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पर जाता है कि फैशन चेंज हो गया है, टेस्ट चेंज हो गया है, कि हमें अपनी कंट्री की चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, हम बाहर की कंट्री के हमें मतलब बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, तो हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं इस कंडीशन में। तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा होगा क्या? बीओपी हमारा डिसइक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ये भी कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीओपी के क्या रीजंस हैं, मतलब डिसइक्विलिब्रियम बीओपी के क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर जाता है। नेक्स्ट इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम बीओपी। अब हमने देखा कि डिसइक्विलिब्रियम बीओपी में क्या क्या कॉजेज हैं, किन किन रीजंस की वजह से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पर जाता है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा बीओपी डिसइक्विलिब्रियम पर होता है तो इसके हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं उसको करेक्ट करने के लिए।
तो फर्स्ट आता है प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें, तो उससे क्या होगा, हमारा जो डिसइक्विलिब्रियम में था बीओपी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पोजिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हम क्या करें, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करें, या फिर ये वाला देख लेते हैं, हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करें। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब, ये हमने इंडियन में भी डिस्कस किया था, इंडियन इकोनॉमी में। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब, सपोज जैसे कि हमने चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया, सपोज चाइना से लाइट्स इम्पोर्ट कर रही है, जो दिवाली लाइट्स होती हैं, वो इम्पोर्ट ना करके हम क्या करें, चाइना से वो लाइट्स इम्पोर्ट ना करके दिवाली लाइट्स हम अपनी कंट्री में या तो उसका कोई सब्सिट्यूट बनाएं, उसका सब्सिट्यूट हम क्या करें, हम कैंडल लाइट्स लगाएं, हम दिया वगैरह लगाएं। तो एक तरीके से हम क्या करें, इम्पोर्ट का सब्सिट्यूशन कर रहे हैं, वो हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी लाइट्स इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री में कुछ उसका लाइट्स का सब्सिट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। इससे क्या होगा, हम इम्पोर्ट कम करेंगे, और जब हम इम्पोर्ट कम करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोजिंग इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएँ कि एक कंट्री, मतलब हमारी इकॉनमी में इस कंट्री से इतना ही % इम्पोर्ट हम कर सकते हैं, उससे ऊपर हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिए जाएँ, जिससे कि जो हमारा बीओपी है वो जो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर था वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डीवैल्यूएशन और डोमेस्टिक करेंसी। हम अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर दें। हमने फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ा था डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब, सपोज हमारी पहले $1 कितने रुपीज़ था, 50 रुपीज़ था। अब क्या हो गया, $1 हमारा कितना रुपीज़ हो गया, 70 रुपीज़ हो गया। पहले मुझे $1 मतलब 50 रुपये देकर $1 मिल रहा था, लेकिन अब मुझे क्या हो रहा है, 70 रुपीज़ देकर मुझे $1 मिल रहा है। तो एक तरीके से हो क्या रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, डीवैल्यूएट हो रही है। और जब करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएट होती है तो उससे क्या होगा, हमारा कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा एक तरीके से। अभी हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डीवैल्यूएट हो रही है, मतलब हम पहले $1 50 रुपीज़ के इक्वल हो रहा था, $1 फिर 70 के इक्वल हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब हम क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे परचेज़ करेंगे डॉलर्स की वैल्यूज़ में। तो एक तरीके से हमारा क्या होगा, हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, बीओपी जो डिसइक्विलिब्रियम स्टेट पर था वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बीओपी हमारा जो पूरी इकोनॉमिक सीरीज़, जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ स्टार्ट करी थी अपनी, वो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। एंड इस चैप्टर के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।